इसका मतलब नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स गिवन और मेंशन इन चैप्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। नाम एंड डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए। पता है हम लोग भी एक्साइज एक्ट में हैं, मैं भी हूँ, आप भी, पर उस हमारे नाम के आगे, जैसे ह्यूमन बीइंग है ना हम लोग, तो नेचुरल ह्यूमन, उसके आगे लिखा ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या है? उसकी कोई रेट नहीं, यानी कि हम नाम तो है पर हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। हम मैन्युफैक्चर थोड़ी होते हैं यार। कजीब कजीब क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। बताइए, फिशरीज देखा है आपने? फिशरीज, छोटे छोटे मछली के चारे होते हैं, वो मैन्युफैक्चर होता है या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर के बीच का डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चर मतलब बेटा बनाना, और प्रोडक्शन का मतलब भी बनाना, पर प्रोड्यूस के 3 अलग अलग वैरायटी होती है। प्रोड्यूस बनाने से भी इंक्लूड होता है और ग्राउंड प्रोडक्ट जितने होते हैं उनमें भी होता है। चावल मैन्युफैक्चर हुए या प्रोड्यूस? ना तो चावल मैन्युफैक्चर हुआ, प्रोड्यूस हुआ। नालायक, चावल तो चावल थोड़ी होता है, धान 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 से फिर चावल निकलता है, राइस मिल, वो मैन्युफैक्चरिंग है। ध्यान रखना, राइस मिल में जाके फिर प्रोसेस होके निकलता है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। इस तो चावल कोई भी नहीं बोला, धान धान प्रोड्यूस, नो डाउट। आइए आगे बढ़े। याद हुआ एक्साइजेबल का मतलब एक लाइन में कहां दिया गया? फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ सिक्का। क्या दिया हुआ होगा बेटा? नाम, पता, बस यही ना दिया होगा। सब्जेक्ट टू ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये ठीक से समझना। ड्यूटी जो होती है कई तरीके की होती है। अच्छा एक बात बताओ, वैट कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करो, शर्मा क्यों है? वैट, वैट में एक वर्ड है निल रेटेड, जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। रिमेंबर, निल रेटेड, जीरो रेटेड या एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, पर निल रेटेड पे आपको या जीरो रेटेड पे क्रेडिट मिलता है। कोई मुझे इतना छोटा सा बात बता दीजिए कि एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड के बीच में डिफरेंस क्या है? बोल बेटा, खड़ा हो जा। नेगेटिव कहां से आ गया? अगर गवर्नमेंट का मन हुआ कि 0% बहुत हो गया यार, पब्लिक को बहुत फायदा दे दे, जल्दी से 5% कर दे, क्या करेगी गवर्नमेंट? हाँ, एकदम परफेक्ट है। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो सुभान अल्लाह हो जाएगा। 0% is a rate, 0% itself is a rate. Okay, exempt means there is some rate, but due to government pass a notification for a public purpose कि हम exempt कर रहे हैं। Government can withdraw any day exemption notification, such goods become taxable. But to taxability or become a chargeability of zero rated, government must pass a resolution in both house of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, तब जाके वो जीरो रेटेड क्या बनेगा? टैक्सेबल। बस ये मॉडिफिकेशन डाल देना, हो गया काम खत्म। और कई लोग बोलते हैं एग्जाम पे क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? एक लाइन में याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इसलिए जनरेट किया कि डबल टैक्सेशन ना हो। जब फाइनल प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है तो डबल टैक्सेशन का है, तो आप हमको क्रेडिट क्यों देने जाएंगे यार? मतलब ही नहीं बनता है। और जीरो रेटेड में इंडिया में सारे के सारे एक्सपोर्ट आते हैं, और एक्सपोर्ट करने से घर में क्या आता है? डॉलर, यूरो, एक्सचेंज। और डॉलर आने से हमारे देश का क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। गवर्नमेंट आपको फायदा देगी। कैसा फायदा देगी? कि जाओ बेटा तुम एक्सपोर्ट करो, पैसे लाओ, हम तुम्हारे पे ऊपर एक्साइज नहीं लेंगे, तुम्हारे ऊपर कस्टम नहीं लेंगे, तुम्हारे ऊपर वैट नहीं लेंगे, तुम्हारे पे सर्विस टैक्स नहीं लेंगे। पता है ना, कुछ नहीं लगता एक्सपोर्ट पे। क्यों नहीं लगता है? रिजर्व, पैसा कमाना हर आदमी का काम है, देश भी कमा रहा है। चलिए, सब्जेक्टिव ड्यूटी ऑफ एक्साइज, मैट में आइएगा। देखो एक्सप्लेनेशन, गुड्स इंक्लूड्स, एक्साइजेबल गुड्स को देख रहे हैं। गुड्स इंक्लूड्स एनी आर्टिकल, मटेरियल और सब्सटेंस which is capable of being bought and sold for a consideration, and such goods shall be marketable. I hope ये सब हम पहले से सीख चुके हैं। Analysis, thus to be excisable
द गुड्स मस्ट नॉट ओनली बी स्पेसिफाइड इन टैरिफ, खाली टैरिफ में होने से नहीं चलेगा, साथ में दो वर्ड और होने चाहिए, क्या? मूवेबल एंड मार्केटेबल, बट मस्ट बी स्पेसिफाइड एज बीइंग सब्जेक्ट टू ड्यूटी ऑफ एक्साइज, इवन नील रेट इज ऑल्सो ए रेट ऑफ ड्यूटी, therefore goods specified in tariff as being subject to nil rate duty are also excisable। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट बना देते हैं। देखो, ए आपकी सुविधा के लिए कि आपको वो पॉइंट ज्यादा जल्दी समझ में आए, उसी वर्ड को हम कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट टू ड्यूटी, गुड्स चार्ज्ड टू ए ड्यूटी। बेटा ये ड्यूटी 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकती है, जो रहेगा उसी के ऊपर लगा देना, ठीक। गुड्स चार्ज्ड टू निल रेट और जीरो रेट, यानी कि टैरिफ में उसका रेट ही क्या फिक्स करके रखा है? जीरो। जीरो को हम कभी भी क्या कर सकते हैं? टैक्स कर सकते हैं, पर क्या ऐसे दूध बात है क्या? राज्यसभा लोकसभा में बिल पारित करोगे तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड गुड्स exempted, you know what is exempted? just देखो यहीं पे लिख लेना, exemption can be withdrawn by government any time। एग्जाम्पशन कैन बी विड्रॉन बाय गवर्नमेंट एनी टाइम, जब मन होगा, रात को मन होगा, रात को एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लेगी और आपके ऊपर गुड्स टैक्स लगा देगी, इसलिए बहुत टेंशन वाला काम होता है ये, ठीक है। सॉरी देखिएगा, स्पेसिफाइड इन फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ सीटा, नो डाउट, बिंग सब्जेक्ट टू ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज, और ड्यूटी ऑफ एक्साइज कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकती है? 10, 12, 15, क्या हो सकती है? नील भी हो सकती है, और क्या हो सकता है? एग्जेम्प्टेड। दैट्स ऑल। आगे बढ़िएगा, हटाऊं? आइए भाई, तो देयर आर वर्ड्स, इंडिया फिनिश, गुड्स फिनिश, एक्साइजेबल फिनिश, एक्साइज ड्यूटी मुझे भी पता है क्या, इज ऑन, एक ही चीज बचा, मैन्युफैक्चरिंग, यही तो बस जड़ है, ये सीखा तो आपके आईपीसीसी का तो बोलो तरह हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे मैं लिख रहा हूं आपके पास, NUC, 3 वर्ड याद रखो, लिख लो, मैट में लिख लो, मैट में पेज नंबर देखो, मैन्युफैक्चरिंग का पेज नंबर 14 दिया हुआ होगा, पेज नंबर 14, 14 बेटा, मिला? देखिएगा, देखो बेटा, यहां पे देखना, आपने यार्न के बारे में सुना है? सूता आप अपनी फैक्ट्री में लेके आओ, मालिक फैक्ट्री में लेके आओ, फैक्ट्री में लाके क्या करोगे? प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपकी फैक्ट्री से जो निकल के आया वो फैब्रिक निकल के आया। आप जो कपड़े की दुकान में जाके कपड़ा लेते हो बनाने के लिए, वो क्या है? उसे फैब्रिक कहते हैं। यार्न कहोगे क्या? नहीं। मुझे बताओ, जब आपने यार्न से फैब्रिक में इसको कन्वर्जन किया, फैब्रिक और यार्न का कैरेक्टर एक है या अलग अलग है? अलग अलग। नाम एक है या अलग अलग है? यूज एक है या अलग अलग है? यानी कि NUC, नाम में चेंज, यूज में चेंज, कैरेक्टर में चेंज को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। कहानी खत्म। NUC, N का मतलब क्या? नाम, नेम में चेंज। U का मतलब क्या? यूजेज में चेंज, ठीक है ना, यूज में चेंज। एंड C का मतलब क्या? कैरेक्टर में चेंज। ठीक, बस हो गई बात खत्म। कभी भी आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको तो खाली देखना है, अच्छा ये एंड है या और होना चाहिए? जल्दी बोलो। नहीं बेटा, और या तो नाम, या तो यूज, या कैरेक्टर, और या फिर और। गवर्नमेंट क्या इतनी सीधी है क्या एंड दे देगी?
तीनों चीज चेंज करना बहुत कठिन काम है, कोई एक चीज चेंज 2 मिनट में हो सकती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। NUC नाम, यूज और कैरेक्टर, बस कोई वर्ड नहीं चाहिए तुमको, 3 वर्ड याद होगा। और एक्सरसाइज में केवल 2 चीज याद रखो, काम खत्म। एक MMC और एक NUC। नाम में चेंज या यूज में चेंज या कैरेक्टर में चेंज होने से क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। और जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद गुड्स निकला, पता लगाओ क्या मूवेबल है, हाँ या ना, प्लस मार्केटेबल है, हाँ भैया है, बिकता है, नहीं तो हम पहनते क्या, सीधा सीटा में है, डेफिनेटली है। तो भैया आपने क्या किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, किसका, एक्सरसाइजेबल का। देखो अब वर्ड अपने आप निकलना चालू हो गए, आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, क्यों, क्योंकि परिवर्तन हुआ है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग की है, ऑफ एक्सरसाइजेबल गुड्स की। क्यों, आपका एक्सरसाइजेबल गुड्स कहां से आया, क्योंकि मूवेबल मार्केटेबल सीटा में है, इसके ऊपर हमको क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी। खत्म हो गया। यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी। वो पहला लाइन था। चलिए आई बात समझ में, छोटी सी बात तो आ गई, क्यों एक्साइज आया इंडिया में। अब समझिए किसके ऊपर एक्साइज, हर किसी पे एक्साइज मत लगा दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग देखिएगा पहले। चलिए ये ढंग से कर लीजिए बस। तो 2 डेफिनेशन अभी से याद करके जाओ। आप IPC से दे दो, एक एग्जाम पर्पस भी होता है, एक सीखने का पर्पस होता है। सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, पर एग्जाम के लिए भी हम तो पढ़ाई भी लड़ाई भी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन अभी से बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो आप अभी से सीख के रखो। एक्सरसाइजेबल गुड्स आपसे पूछेगा और मैन्युफैक्चरिंग आपसे पूछेगा, 4-4 नंबर का, 10 का पेपर में 8 नंबर के, तो यही 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, आइए। बाकी सीखना है तो उसके लिए तो 25-26 घंटे चाहिए। आइए, मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज ओपन पेज नंबर 14, 1.12 पैराग्राफ, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। मिला बेटा, एकदम नीचे आओ, पॉइंट नंबर 3 देखो, राउंड करो पॉइंट 3 को, देखो क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, पेज नंबर 14, पॉइंट नंबर 3। Does the manufacturing is defined is inclusive manner? Can you tell me what the inclusive means? Further add हो सकता है, और exhaustive बोल देंगे तो आगे कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, Does manufacture is defined in inclusive manner? It carries its normal meaning and also include the 3 classes of manufacture. Underline the word 3 classes. अब बताओ, इस वर्ड के बाद आपको नहीं पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग के कितने सारी चीजें हैं। एक तो इन्होंने बोला एक नॉर्मल, एक बोला नॉर्मल, बाद में इन्होंने कहा +3, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सीखने के लिए हमें 4 चीजें सीखनी पड़ेगी। पहले तो भाई ये नॉर्मल सीख ले, बाद में इन 3 के बारे में बात करेंगे। ये 3 जो है ना, ये 3 बड़े बड़े एकदम महिषासुर की तरह हैं, याद करके जाना पड़ेगा। 2F1, 2F2 एंड 2F3। नॉर्मल मीनिंग मैंने आपको बता दी, क्या बताई, NUC, नाम में चेंज, यूज में चेंज, कैरेक्टर में चेंज, ये नॉर्मल मीनिंग है। बाद में 2F1, 2F2 और 2F3 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे आपको सीखना है। चलो लेट्स स्टार्ट ढंग से। नॉर्मल मीनिंग सबसे अच्छा तो ये है, देखो, मैन्युफैक्चर नॉर्मली मींस, मिला, नॉर्मली मींस ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब लाना, इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज को लेके आना, ए न्यू सब्सटेंस, माने किसी नई चीज को लाना ही क्या है, नॉर्मल मीनिंग है। द फॉलोइंग मीनिंग इज कोटेड फ्रॉम द अमेरिकन जजमेंट। आज भी इंडिया अमेरिकन जजमेंट को फॉलो कर रहा है 1944 की घटना के बाद। सोच रहे हो हमारा इंडिया अभी भी कहां है, बोलता हम अमेरिका के आगे जाएंगे। डेफिनेशन तो तुम चुरा के बना रहे हो, खुद का बनाओ कुछ नहीं तुम। और आप एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है आपको, कोई भी एग्जाम में नहीं, मजाक की बात नहीं है। आप जब मैन्युफैक्चरिंग लिखोगे तो ऐसे लिखे हो, एज पर अमेरिकन जजमेंट, कॉमा, मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज, यूज द वर्ड एज पर अमेरिकन जजमेंट। आप कुछ नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट भी वैसे ही लिखता है, आप अपनी बुद्धि मत लगाना यहाँ। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज, मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज, परिवर्तन ही संसार का क्या है, नियम है। मोहब्बतें पिक्चर देखो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हाँ, अमिताभ, शाहरुख खान जाके क्या बोलता है, मुझे परिवर्तन पसंद है, मैं परिवर्तन चाहता हूं। अमिताभ जी बोलते हैं मुझे परिवर्तन पसंद नहीं, आई हेट चेंज।
क्यों एक्साइज ड्यूटी लग जाता ना? अजीब है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज, बट एवरी चेंज इज नॉट मैन्युफैक्चर। ये जरूरी नहीं कि हर चेंज मैन्युफैक्चर होगा। आप खाली चेंज होने से मैन्युफैक्चरिंग मत लगा देना, साथ में ये भी देखना है तुमको क्या चेंज कैसा हुआ है। नाम में चेंज, यूज में चेंज, कैरेक्टर में चेंज, कोई एक चीज में चेंज होगा तब मैन्युफैक्चरिंग आएगी। खाली बोलोगे परिवर्तन हुआ है, उससे मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज बट एवरी चेंज इज नॉट ए मैन्युफैक्चर एंड एवरी चेंज ऑफ एन आर्टिकल इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लेबर एंड मैनिपुलेशन। हर परिवर्तन कैसे होता है? किसी सामान को रख देने से परिवर्तन होता है क्या? उसमें लेबर लगता है, उसमें मैनिपुलेशन लगती है, उसमें मनी लगता है और परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं। परिवर्तन किसमें होना चाहिए? उन तीन बातों में परिवर्तन होना चाहिए, नाम में, यूज में या फिर कैरेक्टर में। देखो लिखा है ना, बट समथिंग मोर इज नेसेसरी, कुछ और जरूरत है, दिल मांगे मोर वाला हालत है। एंड देयर मस्ट बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन ऐसा होना चाहिए। ए न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल मस्ट इमर्ज, एक नया कुछ पैदा होके आना चाहिए। पैदा मतलब नहीं बोलना चाहिए, पर होना चाहिए, उपाय नहीं है। आर्टिकल must emerge having a distinctive name, distinctive character और distinctive use। ब्रैकेट करो NUC, याद रखना बेटा, एंड नहीं और, ध्यान रहेगा NUC, कोई टेंशन। तो अगर आपको पूछे मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज, आप बोलना यस, बट एवरी चेंज इज नॉट मैन्युफैक्चर अनटिल अनलेस देयर इज नो चेंज इन द नेम, यूज और कैरेक्टर। परिवर्तन होना जरूरी नहीं है। परिवर्तन के साथ किसका परिवर्तन? नाम का, यूज का और कैरेक्टर का। जब भी कोई दिक्कत हो ना जिंदगी में मैन्युफैक्चरिंग में, ऊपर में एक एग्जांपल दिया जो आपके रियल लाइफ में, सूता लेके आओ, प्रोसेस करो, क्या बन के आया? फैब्रिक। फैब्रिक को बेच सकते हो? हाँ, चलो मैंने फैब्रिक को बेचा नहीं, मैंने फैब्रिक को फिर दूसरे प्रोसेस में डाल दिया, प्रोसेस नंबर 2, और वहां पे मैंने बनाया रेडीमेड गारमेंट्स। बताओ, रेडीमेड गारमेंट मूवेबल है? रेडीमेड गारमेंट मार्केटेबल है? सीटा में है? फिर रेडीमेड गारमेंट्स पे ड्यूटी लगेगी? लगेगी। फैब्रिक पे ड्यूटी लग चुकी है, फिर रेडीमेड में लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ या ना? एकदम लगेगी। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, एक बार तो 2 बार लग गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो ड्यूटी पहले आपने दी उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। एक्साइज का दूसरा नाम है सिनवैट, इसलिए इसको कहते हैं सिनवैट क्रेडिट। ठीक, जो ड्यूटी दी उसका, एक्साइज का दूसरा नाम क्या है? सिनवैट। आगे बढ़ो, चलिए। गाड़ी बनके रेडी खड़ी है, जल्दी बोलना। गाड़ी बनके रेडी खड़ी है, मारुति उद्योग ने गाड़ी बना के रखी, एक गाड़ी बना के रखी है, एकदम नहीं, गाड़ी रेडी है। उसके ऊपर कलर हो नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? गाड़ी तो चला ही लोगे, बिना कलर के भी गाड़ी चलती है और कलर लगाने के बाद भी गाड़ी चलती है, हाँ या ना? पर गाड़ी रेडी खड़ी है और मारुति उद्योग वेट कर रहा है कि कस्टमर आएगा। ये कस्टमर आएगा और कस्टमर बताएगा उसे कौन से कलर की गाड़ी चाहिए। इसने कहा सर मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक चेरी। अरे ब्लैक चेरी क्या होता है? अरे सर जी कोई भी हो ना, लगाओ ना, तो ब्लैक चेरी। तो अब मारुति उद्योग ने गाड़ी के ऊपर कलर किया, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है? हाँ या ना? बोल हाँ या ना? ना मेरे भाई ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है। गाड़ी तो पहले ही खड़ी है, गाड़ी तो रेडी है, खाली कलर करने को मैन्युफैक्चरिंग कैसे तुम बोल सकते हो? ठीक, पर गाड़ी में जो कलर हुआ है उसका पैसा तो लिया ही होगा मारुति उद्योग। गाड़ी में जो 4,50,000 में जो गाड़ी निकाल रहा होगा उसके भीतर 30, 35, 40 हजार के करीब का तो कलरिंग का खर्चा होगा, है कि नहीं? यानी कलर जो किया उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी तो लगी रही है, क्योंकि जिस प्राइस पे गाड़ी निकलेगी उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो 4,50,000 पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, हाँ या ना? चलो बहुत अच्छी बात है। पर तुम एक बात बताओ, गाड़ी पे जो कलर करना था ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, पर कोई तो एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं एक्टिविटी तो है, और वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं इंसिडेंटल एक्टिविटी, एंसिलरी एक्टिविटी। इंसिडेंटल एंसिलरी का मतलब क्या है? उससे लगी हुई, उसके बराबर की किसी एक्टिविटी को कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आल्सो इंक्लूड दिस। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर, ऊपर में आ जाओ, पॉइंट नंबर 1। बस इस पेज को एग्जाम के पहले बहुत दिल से पढ़ के जाइएगा, बहुत दिल से, ठीक है? ऐसे दिल से आप लोग पढ़ ही रहे हो, इस पेज और ज्यादा दिल लगा लेना। देखो पॉइंट नंबर 1, एक्साइज ड्यूटी इज लिवाइड। आ गया पॉइंट 1, एक्साइज ड्यूटी इज लिवाइड। लिवाइड मतलब लगाना। ओनली इफ देयर इज ए प्रोडक्शन
और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इंडिया, यही लाइन तो मैंने बोर्ड पे लिखे थे। इस सारे लाइन का मतलब समझ में आया? आइए, मैन्युफैक्चर लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिया होगा, एग्जाम में आना ही आना। डेफिनेशन 2F, जब मैन्युफैक्चर एग्जाम में लिखोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से मत कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है? पहले लिखोगे एज पर अमेरिकन जजमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज, चेंज मीन चेंज इन द नेम, यूज और कैरेक्टर, लिखा। उसके बाद आप प्रोसीड करोगे मैन्युफैक्चरिंग। देखो, मैन्युफैक्चर इंक्लूड एनी प्रोसेस, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव या एग्जॉस्टिव? व्हेन आई से इंक्लूड्स का मतलब इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव? ऑलवेज इंक्लूसिव। ये आए मेरे घर पे, मैंने पूछा भाई कौन आया है, तो बोला मैं और मेरी वो आई हैं। मेरी वो मतलब मीन्स और साथ में 8-10 भी आए हैं, एंड इंक्लूड्स, समझ गए? इंक्लूड्स इंक्लूसिव है, मीन्स मेन है, ठीक है? ये प्रोवर हर डेफिनेशन में आता, मीन्स एंड इंक्लूड्स। आईडीटी में तो इन बातों को ध्यान रखना बेटा, डीटी में काम नहीं आता है, ठीक? मीन्स का मतलब क्या बोलो? ये तो है, साथ में वो भी है, वो मतलब इंक्लूड्स। अब तो मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स, यानी ऊपर तो वो है, कौन? मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज, साथ में ये भी है। देखो क्या क्या है, इंसिडेंटल और एंसिलरी। व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंटल और एंसिलरी? लगा हुआ, उसके साथ, ठीक है? टू द कंप्लीशन ऑफ ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, गाड़ी पहले से रेडी खड़ी हुई है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, उसमें कलर करना क्या है? इंसिडेंटल। आप एग्जांपल में लिख लो, क्या? कलरिंग ऑफ ए कार, कार के ऊपर कलर करना क्या है बेटा? इंसिडेंटल। आपने गैल्वेनाइजेशन वर्ड सुना है कभी भी? सुना है? अच्छा, सुना है? गैल्वेनाइजेशन सुना है? हाँ, कार को गैल्वेनाइज नहीं करते बेटा। हाँ, वो जिंक की कोटिंग होती है जिससे वो जंग ना लगे। ये हाँ, सब पे जिंक की कोटिंग होती है, नहीं तो जंग लग जाएगा ना 2 दिन बाद। तो जो टीएमटी बार और आयरन स्टील की पाइपें होती है जहां से पानी फ्लो करता है, उसके ऊपर गैल्वेनाइज किया जाता है। पर आप जब दुकान में जाओगे, लॉजिक की बात हो, दुकान में जाके क्या बोलते हो? आयरन स्टील का पाइप दीजिए, गैल्वेनाइज पाइप दीजिए। कभी जिंदगी में गैल्वेनाइज सुना ही नहीं है, हम जाके थोड़ी बोल। पर तब दुकानदार मुझसे पूछा, सर जी कौन सा चाहिए, गैल्वेनाइज चाहिए या नॉर्मल चाहिए? भाई गैल्वेनाइज क्या होता है? चीना चीना बुझा बुझा कुछ नहीं लग रहा है। तो बोलता है हाँ, तो बोलेगा देखिए इसको लगाइए, जंग नहीं लगेगा। अच्छा, उसमें जंग लग जाएगा? बोला तो मेरे को यही दीजिए, गैल्वेनाइज दीजिए। इसका मतलब हर कंपनी अपनी पाइप बनाती है, उसके सेकंड प्रोसेस में गैल्वेनाइजेशन करती है। तो क्या गैल्वेनाइजेशन को मैं मैन्युफैक्चरिंग कहूंगा? नहीं कहूंगा। गैल्वेनाइजेशन को क्या कहूंगा? इंसिडेंटल और एंसिलरी। लिख लो, गैल्वेनाइजेशन ऑफ पाइप। आगे याद रहेगा? इंसिडेंट। जल्दी से बताओ, सिगरेट के डिब्बे के ऊपर स्टिकर लगाना, सिगरेट पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग है इंसिडेंटल है? इंसिडेंटल है, लगाना जरूरी होता है। अब ये चीज सोच रहे हो, वो जरूरी भी होता है। गाड़ी पे बिना कलर के गाड़ी निकालते नहीं है, स्टिकर बिना लगाए सिगरेट की फैक्ट्री से सिगरेट नहीं निकलता है। आइए देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। टू दादा চাঁদাটা দিতে হবে কত दादा? 500 টাকা। इतना कहां से लाऊंगा मैं? देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, देते ही हवे। ये समझ, पूजा में तो ये सब सुनने को मिलेगा ही ना। 500-1000 रुपया काट के चला जाएगा और तुम बोलेगा हम नहीं दे सके, तो ये देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। 1000 ज्यादा नहीं करोगे तो 1200 काट देंगे। अच्छा ठीक है, 1000 ले जाइए। एक दे रहे हैं और एक देना पड़ेगा, जमीन और आसमान का अंतर होता है। 2F, जब अमेरिकन जजमेंट निकल के आया, अमेरिकन जजमेंट में गवर्नमेंट ने कहा कि परिवर्तन होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जितनी वर्डिक्ट है केवल एक ही चीज पे डिपेंड होती है, किस पे? परिवर्तन होना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे देश में तो प्रोडक्शन बढ़ा, हजारों चीजें निकल के आई। गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट क्या, किसी भी चीज को बोला परिवर्तन हुआ, चलाओ लगाओ ड्यूटी। और एसएससी बोलता था चलो सुप्रीम कोर्ट में चलो, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाता था, सुप्रीम कोर्ट में जाके बातें होती थी। सुप्रीम कोर्ट खाली एक ही चीज को देखता था,
परिवर्तन हुआ? आंसर आता था दिल से, हाँ लगाओ मैन्युफैक्चरिंग। बोला ना ना, यानी कि मैक्सिमम केस कौन हारने लग गया? डिपार्टमेंट केस हारने लग गया। आपने जंबो रोल सुना है बेटा? जंबो रोल बड़े बड़े सुना है? अरे नालायक, जब भी होटल में जाते हो खाना खाने के बाद क्या मांगते हैं? टिश्यू पेपर, उसी को जंबो रोल कहते हैं। जब जंबो रोल फैक्ट्री से निकलता है तो इतना बड़ा निकलता है, 38 से 39 इंच का निकलता है, रोल निकलते हैं जैसे कपड़े के रोल होते हैं। फैक्ट्री से निकल गया, ड्यूटी देके निकला, ये उसे खरीदा और घर में उसके 4 टुकड़े किए, कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद टिश्यू पेपर बना लिया 6-6 इंच का, और उसको पैकेट में डाल के बेचने लग गया। डिपार्टमेंट ने कहा भैया तू भी ड्यूटी दे। बोला पागल, ड्यूटी क्या चीज का? केस पहुंचा कहां? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुनो, लैंग्वेज सुनो। परिवर्तन है डिपार्टमेंट से, नाम में परिवर्तन है? बोला नहीं, पहले भी पेपर था टिश्यू पेपर, जंबो रोल था, आज भी टिश्यू पेपर है। बोला नहीं सर, यूज में परिवर्तन है, पहले कहीं और यूज होता था, अब कहीं और यूज होता है क्या? बोला नहीं सर, पहले भी टिश्यू पेपर। अच्छा, कैरेक्टर क्या उस जंबो रोल से जब कटिंग हुई है तो क्या उसके टिश्यू पेपर के मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में क्या परिवर्तन आया है? बोला नहीं, कैरेक्टर भी वही है। हटो, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डिपार्टमेंट केस हार गया। ऐसे करके डिपार्टमेंट रेगुलरली केस हारने लगे। डिपार्टमेंट ने सोचा अब करे तो क्या करे? डिपार्टमेंट ने कहा रुको, अब दूसरा कहानी करेंगे, टीएमसी चंदा वाले जीते हुए, मैंने जीते हुए, कहानी खत्म। उन्होंने एक पॉइंट बनाया 2F2, बोला एनी एक्टिविटी गिवन इन द सेक्शन नोट एंड चैप्टर नोट्स ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे, चाहे परिवर्तन हो या ना हो। लग गई सबकी। कितना गंदा आदमी है बताओ, है? माने कहीं एक लाइन उसने लिख दिया कि ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका मतलब है चाहे परिवर्तन हो या ना हो। तो सर जी आपने पहला पॉइंट क्यों बनाया? सीधा ही बोल देते जो लिखा है उस पर ड्यूटी दो। नहीं, पहला पॉइंट तो इसलिए है कि भाई इज्जत वाली बात है परिवर्तन। और दूसरा पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट का जब मन आता है ना, हर साल कम से कम 3 एक्टिविटी वो लोग इन्वॉल्व करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है। आपको पता होगा इस साल नया एक्टिविटी है, वो जो माइन से जब गोल्ड निकालते हैं ना, बड़े बड़े आते हैं 25 से 26 केजी का गोल्ड का बिस्किट वो निकलता है, उसको बोलते हैं हम ड्रम। उसको निकालने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि वो प्यूरिफाइड नहीं होता, 93% गोल्ड होता है। उसको 99, इंडिया वाला तो एक ही चीज रखता है, 99 कैरेट है ना, उसको नहीं चाहिए, उसको 99 ही चाहिए। उसको प्यूरिफाइड करता है, उसकी इंप्योरिटीज को निकालता है 99 बनाने के लिए। इस साल से बोला कुछ नया आया, पहले भी गोल्ड, आज भी गोल्ड है, माइन से निकाला और पब्लिक को बेच रहा है। गवर्नमेंट ने इस साल से लगा दिया, लगाओ मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? इसके ऊपर ड्यूटी लगे। क्यों? क्योंकि हमने लिख दिया है, बात ज्यादा ना करो तुम। लिख दिया है तो पढ़ाए क्या? बताओ, यार पढ़ाने का भी कुछ नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 2, विच इज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू एनी गुड्स in the section note or chapter notes of the schedule of CETA as amounting to manufacture। मतलब क्या हुआ? अगर हमने लिख दिया है, परिवर्तन हो या ना हो मानना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, नो चेंज इज रिक्वायर्ड। पर हाँ ये बात है कि केवल उसी में जो लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ है उसके ऊपर नहीं। तो कितना अच्छा है, देखो याद हो रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, तुम यहां से याद करके जाना है तुम्हें। नंबर 1, एज पर अमेरिकन जजमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए चेंज इन द नेम, यूज और कैरेक्टर। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन F क्लॉज 1, मैन्युफैक्चर इंक्लूड ए प्रोसेस which is incidental or ancillary for the completion of final product. 2, given in the section note, given in the chapter notes of CETA, चाहे परिवर्तन हो या ना हो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसने कहा है, लिख दिया है तो देना पड़ेगा। अब तुम कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके जजमेंट लूंगा, देखो मैंने लिख दिया है आपकी बार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है पता है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है मैं केवल उसी केस को अपने अंडर में लूंगा, मैं केवल उसी केस को अंडर में लूंगा जो डिबेटेबल केस है, जिसके बारे में पहले से क्लियरेंस है। सुप्रीम कोर्ट उन जजमेंट को नहीं लेता है। और जब सीटा में लिखा हुआ है गिवन सीटा, तो वो डिबेटेबल है या गिवन है? जब डिबेटेबल ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आपको वहीं से भगा देगा, गेट के बाहर से भागो, यहाँ से लिखा हुआ है क्यों आ रहे हो मेरे पास। यानी कि गवर्नमेंट कितना चालू है ये सोच लो। वो जब इच्छा होता है, जब उसको लगता है इंडिया में ये काम बढ़ रहा है, फटाक से एक एंट्री पास कर देगा, भाई अगले साल से ऐसा होना है डीम।
तो इसको मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इसने ऑब्जेक्शन किया, दिस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब चेंज इन द नेम, यूज द कैरेक्टर होता है। डिपार्टमेंट ने कहा हम कहां बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, बोला तो क्या है, बोला डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। डीम मतलब मान रहे हैं, डीम्ड का मतलब मान रहे हैं। जैसे यहां मैं आया, 2 बार आया और मैं 2 बार यहां खड़ा नहीं हो सका, 2 मिनट भी मैं खड़ा नहीं हो सका, मुझे इधर जाना पड़ा, यहां बैठना पड़ा। पूछो क्यों? ये नालायक जितने 3 बैठे हैं ना, ये नहा के नहीं आए, फिर भी सोच रहे हैं नहा के आए, इसको बोलते हैं डीम टू बी नहा के आए। ठीक, तो डीम मतलब मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं है, फिर भी मान लेने का मतलब क्या होगा, डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, 2 इज अ डीम मैन्युफैक्चरिंग। लिख लो बेटा, 2 के लेफ्ट में लिख लो डीएम, याद रखना डीएम, डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग। पॉइंट नंबर 3, ढंग से देखना, मैं पहले सिखा देता हूं। डीम्ड क्वेश्चन 2 बनते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग या डीम्ड। जब बेटा मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन बने तो पूरा लिख के आना है, और डीम बने तो खाली 2 और 3 लिख के आना है, पूरा मत लिख के आना। ठीक, सुनो, इनको देखो, ये अचार बनाते हैं, अचार, आम का अचार, जो भी अचार, आम का अचार, समझ में जल्दी आया। इतना बड़ा अचार बनाए, 20 किलो का, वो 20 किलो का ड्रम में अचार पैक कर दिया, लेवल लगा दिया, आमेर अचार, उसके ऊपर लिख दिया एमआरपी 3000 रुपया। ठीक, फैक्ट्री से निकाला, ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी? नया चीज है, पैकिंग करके आ रहा है, लगेगी। सर जी ने खरीद लिया अपने घर में, वो 20 किलो का अचार, आमेर अचार ले गया घर में। उसके बाद क्या किया, 1-1 किलो का डिब्बा खरीद के लाया, 1-1 किलो के डिब्बे में अचार डाला, फिर से उसके ऊपर अपना लेबल लगाया, उसके ऊपर अपना एमआरपी लगाया 200 रुपया किलो। ठीक हो गया, सारा कुछ मार्केट में छोड़ दिया। मैन्युफैक्चरिंग, जल्दी बोलो। अब तो तुम लोग सीख गए, बोला टीम, ये कोई बात हुई क्या? मैन्युफैक्चरिंग पूछा है, जब भी कोई तुमसे मैन्युफैक्चरिंग पूछे तो पहले परिवर्तन की बात करोगे। परिवर्तन हुआ है क्या? पहले भी आम का अचार तो आज भी आम का अचार है, पहले भी हम लोग रोटी के संग और ब्रेड के संग लगा के खाते, आज भी वही करते हैं ना। कैरेक्टर में पहले भी उसमें वही सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आज है। मैन्युफैक्चरिंग है, बोला एज पर द अमेरिकन जजमेंट दिस इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग बट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ क्लॉज 3, पढ़ो मत सुनो, पैकिंग और रीपैकिंग, वर्ड याद रखना, पैकिंग और रीपैकिंग। पैकिंग हमने क्या किया, रीपैकिंग किया। लेबलिंग और रीलेबलिंग, हमने फिर से रीलेबल किया। एफिक्सिंग द एमआरपी, हमने उसके ऊपर एमआरपी लगाया। और अडॉप्टेशन ऑफ एनी अदर मींस, कुछ भी करना टू रेंडर द प्रोडक्ट मार्केटेबल, that is also treated as manufacturing and that is particularly known as deemed manufacturing। देखो 2F3 कहां गया रे मेरा मैट, चलो 2F3 देखिएगा, which in relation to goods specified in 3rd schedule of Central Excise Act 1944 involves, what involves, एकदम दिल से आवाज आएगी, अपने से याद रखना, पैकिंग और रीपैकिंग, लेबलिंग और रीलेबलिंग, और एफिक्सिंग ऑफ एमआरपी और एमआरपी लगाना, और एडॉप्टेशन ऑफ एनी अदर मींस, कोई भी चीज को चुनना जिससे वो प्रोडक्ट क्या बन जाए, मार्केटेबल, उसे भी हम क्या कहेंगे, डीम। ये बेसिकली एक ही जगह याद रखना, ये पॉइंट नंबर 3 केवल एक ही जगह आता है, जब बल्क पैक से चीजों को खरीद के आप क्या करते हो, स्मॉल पैक में कन्वर्ट करते हो, तभी 3 आता है, नहीं तो और कहीं नहीं आता है। देखो, पैकिंग और रीपैकिंग ऑफ सच गुड्स इन ए यूनिट कंटेनर, लेबलिंग और रीलेबलिंग इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना, या अल्टरेशन, अल्टर मतलब पुराने एमआरपी को हटा के नया लगाना, ठीक, ऑफ रिटेल सेल प्राइस ऑन इट, और एडॉप्टेशन ऑफ एनी अदर ट्रीटमेंट ऑन द गुड्स टू रेंडर द प्रोडक्ट मार्केटेबल टू द कंज्यूमर। ठीक, वहां पे ब्रैकेट करके लिख लो, ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल, यहां पे बेटा यहां पे लिख लो, जो जगह ना, ये पॉइंट नंबर 3, ओनली एप्लीकेबल in case of bulk pack to retail pack, only applicable in case of bulk pack to retail pack, बड़े सामान से छोटे सामान में जब कन्वर्ट करोगे तभी ये प्रोविजन आएगा, नहीं तो ये प्रोविजन कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक, आइए चले, याद हुआ डेफिनेशन? देखो 3 डेफिनेशन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, 3 में आपको उम्मीद करता हूं गुड्स पहले ही याद हो गया था। एक्साइजेबल गुड्स तो इजी है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बड़ा है, पर हंस के पढ़ो, मजाक से पढ़ो तो शायद अभी क्लास में याद हो जाए। डोंट लीव द थिंग्स फॉर हाउस, घर में चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंप्लाइज ए